आज के एपिसोड में नोनू किसामा और कोबिताची गांव के रहस्यों पर से पर्दा हटने वाला है। स्टोरी जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उस रेस्टोरेंट में आए भूत को भगाकर राई योशिकी और हिकारू को बचा लेती है और उन्हें अपने घर ले जाती है, जहां पर वो हिकारू को देख हैरान होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इतना नॉर्मल दिखता होगा। योशिकी राई से माफी मांगता है उसकी बात ना मानने के लिए और हिकारू के काफी नजदीक चला गया। योशिकी पूछता है कि वो चीज आखिर थी क्या, जिस पर राई बताती है कि वो एक कर्स है जो काफी ताकतवर मालिक से शक्तियां लेता है और वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं जिसका रास्ता एक दीवार जैसी चीज से बंद है और उसके टूटने से वो आत्माएं उनकी दुनिया में आ जाती हैं, जिनको राई वापस भेज देती है और उस दीवार के होल को बंद कर देती है। हालांकि वो कोई गॉड नहीं है जो उन्हें हमेशा के लिए मिटा सके। राई बताती है कि हिकारू की वजह से कई सारी बुरी आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं और उसी की वजह से उनको भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हिकारू किसी लाइटनिंग रोड के जैसे काम करता है और बुरी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो जब तक पहाड़ पर था तब तक सभी आत्माएं वहीं पर थी, लेकिन जब से वो पहाड़ से नीचे आया है तब से ही आत्माओं ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। मतलब अभी तक जो हुआ उसमें हिकारू का हाथ नहीं है। तभी बेहोश पड़ा हिकारू जाग जाता है तो राई उसे बन यानी कि शीता के मांजू खाने को देती है। योशिकी जानता है कि हिकारू को शीता के मांजू कितना पसंद है क्योंकि एक बार जब वो इंडो फैमिली के ग्रेवयार्ड में गए हुए थे तो हिकारू वहां रखे मांजू को भी खाना चाहता था, मगर योशिकी ने उसको रोक दिया था। अपने सामने शीता के मांजू को देखकर हिकारू उन पर टूट पड़ता है और उन्हें गपागप खाने लगता है। योशिकी उसको अपने बिहेव को कंट्रोल करने को बोलता है क्योंकि वो अपने घर में नहीं बल्कि दूसरे के घर आया हुआ है। राई कहती है कि उसका पति भी हिकारू के जैसे ही मरकर वापस लौट आया था, जिससे राई काफी खुश थी, मगर उसे नहीं पता था कि वो उनके बच्चे को खत्म कर डालेगा। लेकिन वो एक बात पक्के तौर पर कह सकती है कि हिकारू उनके जैसा नहीं है और वो जीवन मृत्यु के चक्र से बिल्कुल अलग और उनसे कहीं आगे है। योशिकी नोनू किसामा के बारे में पूछता है तो राई बताती है कि उसको नोनू किसामा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन उन्हें आत्माओं को रोकने के लिए जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हिकारू सोचता है कि वो सब कुछ छोड़कर भाग सकता है, लेकिन योशिकी ऐसा नहीं करेगा और अपने गांव को जरूर बचाएगा और योशिकी ने उसको अपनाकर एक दोस्त जैसा प्यार दिया है, इसलिए वो भी योशिकी की मदद करेगा। योशिकी कहता है कि जैसे उसके लिए सभी गांव वाले जरूरी हैं उसी तरह हिकारू भी उसके लिए जरूरी है, इसलिए वो हर हाल में हिकारू का साथ निभाएगा। ये सुनकर राई को लगता है कि वो दोनों अच्छे बच्चे हैं, इसीलिए उन तीनों की एक टीम बन जाती है जो गांव को बचाने का काम करेगी। और वहीं जंगल में तानाका के पास वो सरकटी आत्मा आ जाती है जिसके हाथ में वही घुंघरू टाइप ऑब्जेक्ट होता है जो तानाका ने खून लगाकर श्राइन के पास फेंका था। वो आत्मा तेजी से आते हुए तानाका से टकरा जाती है तो उसे वो सब दिखने लगता है जो योशिकी और हिकारू के साथ उस रेस्टोरेंट में हुआ था। राई उन दोनों को ताकादा के घर जाने को कहती है क्योंकि वहां पर उसकी अच्छी जान पहचान है। योशिकी के बाहर जाने पर वो हिकारू को सावधान करती है कि उसे योशिकी से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो योशिकी वापस इंसानी दुनिया में नहीं लौट पाएगा। फिर हिकारू दादी की दुकान पर मांजू लेने चला जाता है क्योंकि योशिकी ने उसको वहां खाने से रोक दिया था। योशिकी महसूस करता है कि उसका दोस्त हिकारू मर चुका है, लेकिन इस बंदे ने सब कुछ ऐसे संभाला हुआ है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अपने दोस्त की याद आ जाने पर योशिकी नकली हिकारू को जरूरी काम का बहाना देकर अकेले ही घर भेज देता है और वहां चला जाता है जहां उसने हिकारू की कब्र बनाई थी। वो हिकारू से माफी मांगता है कि उसके मरने पर वो उसका दुख भी नहीं मना सकता, पर तभी वहां नकली हिकारू योशिकी का पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है और देखता है कि ये वही जगह है जहां पर योशिकी और हिकारू बचपन में खेला करते थे। योशिकी कहता है कि उसका दोस्त हिकारू सबसे अलग था और बहुत समझदार था क्योंकि वो अपनी उम्र से आगे की बात किया करता था।
खैर अब वो जा चुका है और कभी लौट कर नहीं आएगा। हिकारू पूछता है कि क्या वो अपने दोस्त को पसंद करता था, क्योंकि उसे बिना कपड़ों के देखने में योशिकी हिचकिचा जाता है। ये सुनकर योशिकी हिकारू का गला पकड़ लेता है और धमकी देता है कि उसके अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है और वो उसे बताए भी क्यों, क्योंकि ऐसी फीलिंग से तो हिकारू का कोई लेना देना ही नहीं है। योशिकी सोचता है कि उसे हिकारू के लिए कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां पर वो अपने तरीके से जी सके, क्योंकि यहाँ रहने पर वो इंसानों को खत्म कर सकता है। हालांकि वो अपने आप को चेंज कर रहा है और उनके जैसा बन रहा है। यहाँ तक कि उसने अपनी आधी ताकत भी योशिकी को दे दी, मगर फिर भी अपनी जिंदगी जीने की बात ही अलग होती है। इसीलिए योशिकी पूरी कोशिश करेगा हिकारू की मदद करने की, ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। इसके बाद घर आने पर वो सोचते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि नोनोकी-सामा एक गॉड था जो लोगों की कामनाएं पूरी करता था। लेकिन भूखमरी आने से नोनोकी-सामा की पूजा बंद हो गई और वो पहाड़ पर कैद हो गए, जबकि हिकारू भी जीवन मृत्यु के चक्र को फॉलो नहीं करता है। और दादाजी की जानकारी के मुताबिक इंडो फैमिली के लोग हिची नाम का इस्तेमाल करके पहाड़ पर कोई रिचुअल किया करते थे। हिकारू को लगता है कि वो नोनोकी-सामा को कैद में रखने के लिए था, लेकिन पहाड़ पर हिकारू की मौत के बाद नोनोकी-सामा नीचे आ गया है और नकली हिकारू को लगता है कि वो ही नोनोकी-सामा है और अगर ये सब उसकी वजह से हो रहा है तो वो पहाड़ पर वापस चला जाएगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। मगर योशिकी इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि वो राई के साथ मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे और साथ ही साथ वो नोनोकी-सामा और गांव पर स्टडी भी करेंगे ताकि बुरी आत्माओं को रोका जा सके। फिर वो गार्ड लेडी के कहे मुताबिक ताकेदा से मिलने पहुंच जाते हैं, जो काफी बुरी हालत में थे और बाहर भी नहीं निकलते थे और किसी से मिलना जुलना तो छोड़ ही दो। मगर योशिकी राई का नाम लेता है तो ताकेदा मान जाता है और उनको कहता है कि वो राई कुरेबयाशी को उससे मिलवा दे, क्योंकि मात्सुरा के बाद मरने की बारी अब उसी की है, क्योंकि मुसीबत पहाड़ से उतर आई है। हिकारू को देखते ही ताकेदा पहचान जाता है कि वो इंडो फैमिली से है और उस पर गुस्सा करता है कि ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। वो गुस्से में हिकारू पर अपना खाना फेंक देते हैं और बताते हैं कि उन्हीं की गलती से इंडो फैमिली के लोगों को हर बार माफी मांगने के लिए पहाड़ पर जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने गॉड की इंसल्ट की थी और जो भूखमरी आई थी वो एक श्राप था जो इंडो फैमिली की अजीब मांग पर आया था। ताकेदा हिकारू को उनके घर का टेंपल चेकआउट करने को बोलता है और तभी एक आत्मा ताकेदा को पोजेस कर लेती है, तो ताकेदा का पूरा रूप ही बदल जाता है और वो उन दोनों पर हमला करती है। लेकिन उससे पहले ही तानाका वहां पर आकर उसे लात मारता है और तलवार से हिकारू की गर्दन काट देता है, जिससे हिकारू के अंदर से वो चीज बाहर निकलने लगती है। तानाका कहता है कि उसने अपना शक दूर करने के लिए हिकारू की गर्दन काटी है। योशिकी उसकी कटी गर्दन देखकर डर जाता है और उसको वापस जोड़ने लगता है। पूरा कमरा उस चीज से भर जाता है और हिकारू की गर्दन जुड़ जाती है और योशिकी बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब योशिकी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कीबो गयामा के हॉस्पिटल में पाता है। उसकी माँ बताती है कि ताकेदा के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस मामले को दबा सकता है। लेकिन योशिकी को इसकी फिक्र नहीं है, उसे बस हिकारू को देखना है जो उसके बगल वाले बेड पर है और इंजरी ज्यादा होने से उसकी गर्दन पर अभी भी कटने का निशान मौजूद है। जबकि वहीं पर तानाका खुश है कि उसने अपने आखिरी टारगेट को ढूंढ लिया है, जो अभी भी काफी कमजोर बना हुआ है और ये उसके लिए सोने पे सुहागा है कि वो चीज उसको आज के जमाने में दिखाई दे गई। तानाका के पास ताकेदा का बेटा आता है और बताता है कि उसके पापा अब नहीं बच पाएंगे और वो इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं। तानाका वहां से जाने से पहले ताकेदा के बेटे से अपने सनग्लासेस के बारे में पूछता है जो उसके नीचे ही रखे हुए थे। वो हैरान होता है कि तानाका अपने नीचे रखे चश्मे को नहीं देख पाया,
क्या वो अंधा है? जिस पर तानाका बताता है कि वो अंधा ही है और वो कोई आम चश्मा नहीं है, बल्कि उसकी कंपनी का दिया स्पेशल चश्मा है जो उसे देखने में मदद करता है। तानाका वहां से जाने लगता है और ताकेदा का बेटा उसका गला पकड़कर पूछता है कि उसके पीछे उसका मकसद क्या है, जो वो अंधा होने पर भी इतना खतरनाक काम कर रहा है। ये सुनकर तानाका बताता है कि उसको इंसानियत को बचाने के लिए नोनुकी-सामा को पकड़ना है। उधर योशिकी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर वो घर आ जाता है। खाने के टाइम उसके घर वालों को योशिकी की चिंता होती है और वो जानना चाहते हैं कि वो ताकेदा के घर पर क्या कर रहा था, कहीं वो गलत राह पर तो नहीं चल पड़ा है। मगर योशिकी कुछ ना बोलकर खाना छोड़कर बाहर आ जाता है और अपने पापा को देखता है जो उसके बेहोश होने की बात सुनकर काम से भागे भागे आए थे। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि टीवी पर न्यूज आ रही है कि किबोगयामा के दारुमाजुका की एक भूतिया टनल के पास में से एक यूट्यूबर लड़का गायब हो गया है जो वहां पर व्लॉग बनाने के लिए गया हुआ था। वहां बैठी राई योशिकी से भूतिया टनल के बारे में पूछती है, लेकिन योशिकी को कुछ मालूम नहीं होता। तो राई ने बताया कि वहां पर बहुत सारी इंसानी हड्डियां मिली थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक की भी खोपड़ी नहीं मिली और अलग अलग गांव में बॉडी का अलग अलग हिस्सा मिलने लगा। कहते हैं कि पहले के लोग इंसानों को टुकड़ों में दफनाया करते थे, लेकिन अब तक एक भी खोपड़ी नहीं मिली है। योशिकी को याद आता है कि अब तक मिले भूतों के सिर में भी उसको कोई गड़बड़ दिखाई दी थी और वो परेशान है कि अब तक तानाका ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए राई डिसाइड करती है कि वो तानाका पर नजर रखेगी और उसके बारे में पता लगाएगी। इतने में ही हिकारू को होश आता है तो योशिकी उसकी आंखों में देखता है और हिकारू योशिकी को अपने अंदर खींचने लगता है, मगर समय रहते राई हिकारू को रोकती है और उसका नाम पूछती है। उसने बताया कि उसका नाम हिकारू इंडो है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसने अभी क्या किया है। हिकारू 2 दिन से बेहोश पड़ा था और आधी ताकत न होने से अब उसको दर्द महसूस होने लगा था, मतलब कि वो काफी कमजोर है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई इंसान आकर उसको टपका जाए। हिकारू बताता है कि जिस तलवार से तानाका ने उस पर वार किया था वो कोई आम तलवार नहीं थी और ना ही उसका इरादा हिकारू को जान से मारने का था। योशिकी कहता है कि वो अगली बार तानाका को ऐसी हरकत नहीं करने देगा। फिर अगले दिन किबोगयामा स्कूल में सभी लोग हिकारू को देखकर खुश होते हैं और योशिकी उनुकी पर रिसर्च कर रहा था, जिसका पता माकी को लग जाता है और वो बताता है कि उसे उनुकी के बारे में पता है। वो एक पुराना कोड वर्ड हुआ करता था जिसे पहले उरोनोकी कहा जाता था, जो अजन्मे बच्चे को टपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो इसीलिए क्योंकि खाने की कमी और बढ़ती बीमारी से लोगों ने पॉपुलेशन कम करने का फैसला किया और पहाड़ खोदकर एक ऐसी दवा बनाई जो गर्भ में पल रहे बच्चे को टपका सके और इसी वजह से पहाड़ का नाम निशियामा रखा गया और कोड वर्ड के लिए बोला जाता था उनुकिसा के लिए चढ़ावा, यानी कि उस पहाड़ पर कोई गोड़ नहीं है। उसके बाद गांव में से सभी बीमारियां अपने आप ही कम होने लगी। हिकारू कहता है कि वहां कोई गोड़ जरूर होगा और अगर वो गोड़ उनमें से किसी एक को पोजेस कर ले तो वो क्या करेंगे। सबने कहा कि उनको पता चल जाता तो वो उसे पहाड़ पर वापस छोड़ आते। फिर माकी ने बताया कि उसको इतना सब इसीलिए मालूम है क्योंकि उसका भाई जो टोक्यो में पढ़ाई कर रहा है वो इन सब चीजों के पीछे पागल है। ये सुनकर योशिकी उसके भाई से बात करने का फैसला कर लेता है। माकी उसको मैसेज करता है तो उसका रिप्लाई आ भी जाता है। योशिकी को पता चलता है कि 1700 में जब विलेज बन रहा था तब भी उनुकिसा का नाम था और लोगों को पहाड़ पर जाने से रोकने के लिए र्यूमर फैलाए जा रहे थे कि वहां जाने पर कर्स लग जाता है और इसी से डरकर लोगों ने गांव छोड़ दिया और किबोगयामा में आ बसे और दूसरे धर्मों को अपनाने लगे। यही वजह है कि कुबिताची गांव में एक भी चर्च नहीं है, बस एक श्राइन को छोड़कर। योशिकी सभी बातों को एक डायरी में नोट कर लेता है और उसका विश्लेषण करने पर उसे पता चलता है कि टाइम के साथ साथ लोगों की सोच बदली और पहाड़ का देवता उरोनुकी से उनुकी और फिर नोनुकी बन गया। जैसे रामायण की लंका को आज की श्रीलंका
बना दिया गया। 1700 में उनुकी को नोनुकी सामा बना दिया गया और पूजा ना होने पर नोनुकी सामा के कर्ज की बातें फैलने लगी और लोगों ने नोनुकी सामा को भुलाकर दूसरे धर्मों को अपना लिया। मगर कहीं ना कहीं आज भी कोबिताची गांव नोनुकी सामा को जरूर मानता है। तभी योशिकी को अचानक से हिकारू में हिकारू दिखता है, जिसके हाथों में वो पोटली थी और उसके अंदर एक इंसान का सिर था। फिर योशिकी हिकारू को लेकर ताकेदा के बताए अनुसार वो मंदिर देखने जाता है और जैसे ही उन्होंने मंदिर में जाकर उसका दरवाजा खोला तो अंदर ढेर सारे लकड़ी के बने इंसानी सिर दिखाई देते हैं। हिकारू उनको छूकर बताता है कि इन सिरों को ओकुबी सामा कहते हैं और ये उनुकी सामा को चढ़ाए जाते थे, क्योंकि बीमारी और भूखमरी से वैसे भी लोग मरते ही जा रहे थे। ऐसा करने पर सब कुछ ठीक हो जाता था और सिर गायब हो जाते थे। मरे हुए लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए लकड़ी के सिर बनाए गए और इंडो फैमिली का काम पीढ़ी दर पीढ़ी उस मंदिर की रखवाली करना होता था। मारे गए लोगों की बॉडी को अलग अलग गांव में दफना दिया जाता था, जो कि एक इंसान के जैसा ही दिखता है। फिर उसी श्राइन का जिक्र भी आता है जिसको तानाका ने लात मारकर तोड़ दिया था। उस पर लोगों ने एक राह चलते मोंक का सिर काटकर चढ़ाया था और ये सब जानकारी हिकारू को उसके पापा ने दी थी, जो अब हिकारू को याद आ गई है। योशिकी बात को पकड़ लेता है कि ये गांव एक रहस्य क्यों बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर खूनी खेल होता है और वो खास तरह का चढ़ावा इंसानी सिर होता था और इंडो फैमिली को हिची नाम के उस चेहरे को पहाड़ पर ले जाना पड़ता था उस खानदानी रिचुअल के लिए। मगर अभी भी उन्हें इंडो फैमिली के उस पाप के बारे में नहीं पता जो ताकेदा बता रहा था। हालांकि योशिकी किसी ऐसे को जानता है जो उनके सवालों के जवाब उनको दे सकता है और वो उसके पापा हैं।